वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में महात्मा गांधी से संबंधित हम लोगों ने कुछ फैक्ट्स को देखा हुआ था, जैसे उनसे संबंधित उनकी जो आरंभिक विचारधाराएं हैं, उनकी जो मूलभूत मान्यताएं हैं, उनको जाना था और किस प्रकार से महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के राजनीतिक पटल पर छा जाते हैं तीन मूवमेंट के द्वारा, जिनको हम लोगों ने नाम दिया CAK, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। इन तीन स्थानीय आंदोलनों के बिहाफ पर महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी मल्टीपल टाइम्स इनहेंस हो जाती है और फिर वो भारतीय राजनीति के सबसे प्रमुख नेता के तौर पर स्थापित हो जाते हैं। अब हम लोग देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय संदर्भों में महात्मा गांधी साहब के कंट्रीब्यूशंस क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रीय संदर्भ एक बार हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय संदर्भ में उन्होंने क्या चीजें कंट्रीब्यूट की और उनकी कहानी कहां से प्रारंभ होती है, कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पर उन्होंने ब्यूटीफुली कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो राष्ट्रीय पटल पर, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उनकी जो भी कंट्रीब्यूशन है उनको जानते हैं। ठीक है, अब देखिए हुआ ये कि 1914 से लेकर के पहले हम लोग बात करने वाले हैं रॉलेट एक्ट की, और उसकी एक बार हम लोग पृष्ठभूमि जानते हैं। अब 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, ये हम लोगों ने पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि किस तरीके से आरंभिक दिनों में महात्मा गांधी को लगता था ना कि जिस तरीके से आंदोलन करवा करके मैंने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को झुका दिया, सिमिलरली इंडियन भी अंग्रेज जो है हमारी जो भी न्याय संगत मांग होंगी उनके प्रति सहानुभूति वो रखेंगे, सहानुभूति पूर्वक विचार करके हमारी जो भी सुसंगत मांग होगी, जो भी न्याय संगत मांग होगी, उनको लोग पूरा करेंगे। यही रीजन है कि उन्होंने बढ़ चढ़ के भारतीयों को बोला कि हम लोगों को भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने मालिकों का साथ देना चाहिए। मालिक मतलब अंग्रेज। और इनको नहीं पता था कि ये मालिक लोग इतने दुष्ट निकलेंगे कि भैया अपना जो भी वादा है उसको लोग फुलफिल नहीं करेंगे। अब और भी इसी के पैरेलली कुछ और इवेंट्स भी चल रहे थे, उन इवेंट्स को भी एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, हालांकि इसके बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग डिटेल में पढ़ें। अब दो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए वैश्विक राजनीति में। एक तो 1905 में जापान ने हरा दिया रूस को। किसको हराया? रूस को हरा दिया। और उसके पहले 1896 में एक अफ्रीकन कंट्री एबीसीनिया ने हरा दिया इटली को। इन दोनों तथ्य को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछते हैं कि जापान ने किसको हराया, रूस को कब हराया? 1905। ठीक है, अब तो आप इतने समझदार आप लोग क्लासेस कर करके हो गए ना कि अब इतना आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ लिखा हुआ है तो उसको इंपॉर्टेंट है और उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो जापान ने हरा दिया रूस को और एबिसीनिया ने हरा दिया 1896 में इटली को। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जापान कैसा देश है? एशियन कंट्री है। एबिसीनिया कहां पर है? इथोपिया कहां पर है? ये है आपको अफ्रीका में। हारने वाले जो दो देश हैं, एक तो इटली यूरोपियन कंट्री, और रूस यूरोप और जो एशिया है दोनों में आता है। ज्यादा पार्ट तो एशिया में ही आता है, लेकिन जो उसका रिहायशी इलाके हैं, बिकॉज एशिया वाला पार्ट तो मोस्टली साइबेरिया है ना, साइबेरिया में बहुत नगण्य शून्य के आसपास आबादी है, नगण्य आबादी है। तो जो रूस को भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में विशेषज्ञ मानते हैं कि भैया उसका जो भी पॉलिटिकल आपको बेस है वो कहां पर है, तो यूरोप में। तो एक हम लोगों ने पिछले किसी क्लास में पढ़ा हुआ था व्हाइट मैन सुप्रीमेसी की बात। ठीक है, जिसको बोलते हैं श्वेत जाति की सर्वोच्चता। श्वेत जाति की सर्वोच्चता। अब श्वेत जाति की सर्वोच्चता क्या है, इसको एक बार हम लोग जानते हैं। यूरोपियंस ने बाकी लोगों को ऐसा बोल बोल करके बेवकूफ बना रखा था कि ईश्वर ने जो व्हाइट मैन होते हैं, जिनकी चमड़ी का कलर व्हाइट होता है, उनको विशिष्ट शक्तियों से युक्त करके आपको इस धरती पर भेज रखा है ताकि बाकी लोगों को भी हम लोग सिविलाइज बना दें। और इस प्रोसेस में अगर हमको लोगों को मारना पीटना भी पड़ रहा है तो उसको आपको अपनी खुशनसीबी समझना चाहिए। तो भारत के क्रांतिकारियों ने देखा कि नहीं भाई, ये जो व्हाइट मैन सुप्रीमेसी थ्योरी है तो गलत है, जो श्वेत जाति की सर्वोच्चता की नीति है वो गलत है। अगर गलत नहीं होता तो जापान कैसे हरा देता? जापान तो इतना पिद्दी सा देश, इतने बड़े रसिया को वो खा गया। एबिसीनिया इतने संपन्न आपको एक औपनिवेशिक शक्ति इटली को हरा दिया, तो हम लोग भी हरा सकते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लंबे समय तक जो आपको इंग्लैंड था उसकी स्थिति डमाडोल थी।
अब डावाडोल थी, तो भारतीय क्रांतिकारियों को लगा कि भैया हम लोग भी क्या कर सकते हैं ना, कि हम लोग भी अपनी आजादी को अचीव कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे जाकर के बहुत सारे मूवमेंट शुरू हुए हैं, क्रांतिकारी मूवमेंट, जैसे गदर आंदोलन हुआ। इसी प्रक्रम में एक पानी के जहाज कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल जानेंगे कि गदर आंदोलन कैसा था। ये गांधीवादी आंदोलन नहीं था। अगर बम पिस्तौल से भी अंग्रेजों को निकालना पड़े इस देश से तो हम लोग निकालेंगे, और अगर निकालना पड़े तो निकालेंगे। इसके अतिरिक्त अगर विदेशी शक्तियों का भी हमको सहारा लेना पड़े तो वो भी हम करेंगे। चाणक्य नीति क्या बोलती है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो दुनिया भर के ऐसे लोग जो कि आपको दुश्मन है इंग्लैंड के, और बड़े दुश्मन थे इंग्लैंड के, ठीक है, जैसे फ्रांस को ही लिख दिए। 1813 के एक्ट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, चूंकि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके कारण वहां पर नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आता है और वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम लेकर के आया। कॉन्टिनेंटल सिस्टम मतलब ये हुआ कि जो भी इंग्लैंड के साथ व्यापार करेगा वो मेरा शत्रु है। तो इसी तरीके से भारतीय क्रांतिकारियों ने भी ऐसे देशों को, ऐसी जगहों को चुनने का प्रयास किया जहां से भारत में वो गोला बारूद भेज सके या तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन कर सके, ठीक है। और थोड़ा पहले जाएंगे तो अलीपुर एक षड्यंत्र रहा हुआ है, कॉन्स्पिरेसी रहा हुआ है। कहना तो अलीपुर केस चाहिए, वो हमारे दुष्ट इतिहासकारों की बदमाशी है कि अपने लोगों के कारनामों को हम लोग कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र का नाम दे देते हैं, ठीक है। इन लोगों का तो मतलब सुबह सुबह 108 बार अगरबत्ती वगरबत्ती दिखाया जाना चाहिए ऐसे इतिहासकारों को, ठीक है। तो यही सारी गतिविधियां चल रही थी, और इन्हीं सारी गतिविधियों को दबाने के लिए एक एक्ट लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिसको कहा जाता है भारतीय रक्षा अधिनियम। किस साल का है? 1915 का है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो रॉलेट एक्ट की कहानी अब कहां से शुरू होती है उस पर हम लोग थोड़ा गौर करेंगे। और भारतीय रक्षा अधिनियम 1914 से 18 के बीच का समय, और इसके द्वारा बहुत कड़े प्रतिबंध भारतीयों पर लगा दिए गए थे कि हम लोग युद्ध में हैं, और युद्ध के समय में हम दो फ्रंट पे नहीं लड़ेंगे, बाहर दुश्मनों से लड़ रहे हैं उन्हीं से लड़ेंगे। कोई भारतीय अगर हमको ऐसा दिखा कि वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो हम क्या कर रहे होंगे कि उसको तुरंत मारेंगे, पीटेंगे, बिना मुकदमा किए हुए जेल में डालेंगे, यही तमाम चीजें थी, ठीक है। तो 1915 की कहानी थी। अब 1918 में तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो अब इंडियंस ने डिमांड किया, ठीक है, कि भाई आप क्या करो कि हमको और अच्छे सिविलियन राइट्स दो। और बल्कि ये डिमांड एक साल पहले से ही शुरू हो गया था, 1917 से ही ये डिमांड शुरू हो गया था। और 1917 में एक हेडिंग दे देंगे, विच इज योर रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट किस साल का है, एग्जाम में पूछते हैं, 1919। और इसकी कहानी क्या है, उस कहानी को थोड़ा हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब हुआ यह है कि क्या भारतीयों को कोई सा भी सिविलियन राइट्स मिलना चाहिए, क्या ये जो भारतीय रक्षा अधिनियम है इसको वापस ले लेना चाहिए। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के 1917 में ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है, वो एक सेडिशन कमिटी का गठन करता है, ठीक है। सेडिशन कमिटी, ठीक है। सेडिशन, सेडिशन मतलब जानते हैं क्या होता है? राजद्रोह होता है, ठीक है। मतलब जो भी हमारे क्रांतिकारी होंगे वो तो अंग्रेजों के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वो लोग आपके लिए क्या होंगे? राष्ट्रद्रोही होंगे, ठीक है, जबकि कहानी कुछ अलग है। तो सेडिशन कमिटी का एक आपको गठन किया गया, और किस ईयर की ये कहानी है? तो 1917। याद रखेंगे रॉलेट एक्ट 1919, लेकिन इससे संबंधित एक जो समिति थी, सेडिशन समिति या राजद्रोह समिति उसको कह लीजिए, वो 1917, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में बनी? तो वहां के एक न्यायाधीश थे, ब्रिटेन के एक न्यायाधीश थे, जिनका नाम था सिडनी आपको रॉलेट, ठीक है। अब सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनी तो इसका नाम दे दिया गया, इसकी अनुशंसा के आधार पर जो एक्ट आया उसको नाम दे दिया गया रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो एक सेडिशन कमेटी का गठन किया गया, और इस कमेटी में टोटल आपको 2 लोग थे
जिसमें एक इंडियन भी थे और एक अंग्रेज भी थे। ठीक है, तो इस चीज को भी जानेंगे कि इसमें आपको सारे के सारे लोग अंग्रेज नहीं थे, साइमन कमीशन की तरह। ठीक है, तो अब ये कमिटी कब की थी? 1917 की थी, और इसने 1918 में अपनी रिपोर्ट वगैरह दी। रिपोर्ट में क्या बोला गया? गदर आंदोलन को बेस बनाया गया। गदर आंदोलन मोस्टली कहां पर था? तो इंडिया के पंजाब प्रांत में, इंडिया के जो पंजाब प्रांत से गए हुए जो आपको एनआरआईज थे, जो कनाडा जैसी जगहों पर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी जगहों पर थे, वो लोग भारत में हथियारों को लाने का प्रयास कर रहे थे ताकि अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन हम खड़ा कर सकें। तो रॉलेट एक्ट ने इन्हीं सारी चीजों का जिक्र कर दिया कि भैया गदर पार्टी के मूवमेंट के कारण, या बंगाल में भी अलीपुर केस वगैरह को इन्होंने मेंशन किया और बोला कि भैया अभी जो आपको नागरिक अधिकारों पर युद्धकालीन जो प्रतिबंध लगाए गए हैं ना, इसको रोकने की जरूरत नहीं है बल्कि स्थायी रूप दे देने की जरूरत है। ठीक है, मतलब ये जो रॉलेट एक्ट है, इसने कितनी बातें की उसको एक बार देखते हैं। युद्ध के समय के जो भी प्रतिबंध हैं, क्योंकि युद्ध अगर खत्म हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए कि वो जो भी आपने कड़ाई से नियम कानून बना रखे थे उनको खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे कोरोना के समय में ही कोरोना स्प्रेड न करे, इस चीज को लेकर के भारत सरकार को भी बहुत बड़े नियम कानून बनाने पड़े कि भैया अगर आप फिजिकल कांटेक्ट में आ रहे हैं, रोड पे ऐसे ही फालतू में निकल रहे हैं, तो पुलिस आपको छूट देगी। लेकिन अब कोविड का अगर खतरा खत्म हो गया तो चूंकि भारतीयों की एक सहानुभूति पूर्वक मतलब हमारी अपनी सरकार है, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी कड़े नियम कानून थे उनको वापस ले लिया। रोड पे जाके आप रात को 12 बजे घूमो, कोई समस्या वाली चीज नहीं है। उस समय दिन के 12 बजे भी वो आपको पुलिस पीट देती थी। तो यहाँ पर युद्धकालीन प्रतिबंधों को खत्म करने की जगह बोल दिया गया समिति की तरफ से कि इनको स्थायी स्वरूप दे दो। मतलब ये जो युद्ध प्रतिबंध बंद थे ये बड़े अच्छे हैं, इंडियंस को ऐसे ही मारो पीटो, इनको ऐसे ही उत्पीड़ित करो। दूसरा, इंटरनल आपको पीस मैनेज करने के लिए, आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए 2 सालों तक के लिए आप क्या कर सकते हैं ना कि बिना वारंट के, बिना मुकदमा के किसी भी आदमी को जेल में बंद करके रख सकते हैं। ठीक है, कितने सालों के लिए ये एग्जाम में पूछ देंगे? 2 साल। अब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वो आर्टिकल 21, 22 वगैरह पढ़ देंगे तो उससे आर्टिकल 20 पढ़ेंगे, क्या आपको समझ विकसित होगी कि भैया वारंट के बिना आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया वारंट वारंट नहीं, जिस पे भी शक हो उसको गिरफ्तार करो और बिना मुकदमा चलाए। जैसे 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी के बाद आपको क्या करना होता है? मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। इसमें बोला गया कि मुकदमा भी मत चलाइए और वारंट भी इशू किए बिना आप 2 सालों तक के लिए किसी भी आदमी को जेल में बंद करके रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा चीज बोला गया कि अगर किसी व्यक्ति के घर से प्रतिबंधित साहित्य, और प्रतिबंधित साहित्य मतलब क्या होगा? क्रांतिकारिता को बढ़ावा देने वाली, मतलब एक राष्ट्रगान को लेकर के अगर कुछ आपके पास भी कुछ दस्तावेज निकल आए तो उसको भी मान लिया जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं? राष्ट्र के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो प्रतिबंधित साहित्य जिसके घर से भी मिले, राष्ट्रवाद से संबंधित साहित्य जिसके घर में भी मिले, उसको एक प्रमाण मान लिया जाए कि हाँ इस आदमी को तो गिरफ्तार करने की जरूरत है। ठीक है, चौथा चीज की अवैध साक्ष्य को भी, साक्ष्य को भी प्रमाण मान लिया जाए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई रात के 12 बजे अगर आप निकले हुए हैं, 10 बजे कहीं पर चौक चौराहे में बैठे हुए हैं, इसके आधार पर पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी और बोलेगी कि भाई तुम रात के 10 बजे घर से बाहर निकले हो तो जरूर कुछ गड़बड़ करने के लिए निकले हो। ठीक है, इन सारी चीजों के पीछे कोई तर्क नहीं हो सकता है, घर में हमको गर्मी लग सकता है, कोई और बात हो सकता है, लेकिन अवैध साक्ष्यों को भी अब आपको प्रमाण या सबूत मान लिया गया। और पांचवा, जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि जो भारतीय रक्षा अधिनियम था, भारतीय रक्षा अधिनियम
1915, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडियन डिफेंस एक्ट। तो इसको बोल दिया गया कि इसका अनिश्चितकालीन विस्तार किया जाए, इसको रोका नहीं जाए, बल्कि इसको आगे और विस्तृत करने की जरूरत। ठीक है, अब चूंकि अभी हम लोगों ने क्या देखा कि भैया आंतरिक शांति के नाम पर बिना वारंट, बिना मुकदमे के आप कितने सालों तक जेल में रख सकते हैं, 2 सालों तक। तो इसीलिए इस एक्ट को बोला जाने लगा, एक हास्य के तौर पे बोला जाने लगा, न कोई वकील न कोई दलील और न कोई अपील। एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऐसा एक्ट है जिसको कहा जाता है न कोई वकील, न कोई दलील और न कोई अपील। मतलब अगर अवैध साक्ष्यों को भी अगर आप प्रमाणित मान लेंगे तो अपील करने का कोई फायदा नहीं है, दलील देने का कोई फायदा नहीं है। और बिना केस फाइल किए बिना अगर 2 साल तक अगर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो केस होगा तब तो आपको प्रेजेंट करेंगे कोई लॉयर, कोई वकील। यहाँ तो केस ही फाइल नहीं हो रहा है तो वकील भी आपको नहीं छुड़ा सकते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि इस एक्ट को कहा जाता है न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई अपील। ठीक है, और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के महात्मा गांधी क्या करते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कोई कोचरब आश्रम गांधी जी ने पहले स्थापित किया, फर्दर उसको स्थानांतरित करके नाम दे दिया गया साबरमती आश्रम। और इसी साबरमती आश्रम से गांधी क्या करते हैं ना कि वो बोलते हैं कि अब हम इस चीज को लेकर के विरोध करेंगे, इसको क्या करेंगे, सत्याग्रह वगैरह इसके अगेंस्ट हम लेकर के आएंगे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में वो डेट भी पूछ दिया जाता है, 21 मार्च 1919 को इस एक्ट को पारित कर दिया गया। इस एक फैक्ट को भी नोट डाउन करेंगे, एग्जाम में पूछ देते हैं कि कब इसको पारित कर दिया गया, तो 21 मार्च 1919। ठीक है, अब गांधी जी को लगा कि नहीं भैया, अब सरकार के साथ हम सहयोगी रुख नहीं अख्तियार कर सकते हैं, अब हम क्या कर रहे होंगे कि इसके अगेंस्ट अब हम खड़ा होंगे, इसके अगेंस्ट हम असहयोगी रुख अख्तियार करेंगे, बिकॉज वास्तव में जो अंग्रेज हैं हम लोगों का दमन करते हैं। तो 21 मार्च को ये आपको अधिनियम पारित कर दिया गया, ये लागू हो गया। और 30 मार्च को गांधी जी बोले कि भाई अब हम क्या कर रहे होंगे, इस चीज के अगेंस्ट उपवास रखेंगे। ठीक है, और जैसा कि उन्होंने बात किया हुआ है कि गांधी से रिलेटेड छोटा छोटा डेट, छोटे छोटे फैक्ट भी आप नहीं मतलब एग्जाम में पूछते हैं तो उनको भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गांधी जी के चश्मे का नंबर और कौन सी लाठी वो लेकर के चलते थे, वो किस लकड़ी की बनी होती थी, ये भी एग्जाम में पूछेंगे। हमको खुद व्यक्तिगत तौर से नहीं पता है, आप लोगों को पता हो तो हमको बताइएगा, अगले किसी सेशन में इस चीज को भी हम जरूर शामिल करेंगे। ठीक है, तो बहरहाल 30 मार्च को उपवास की बात करते हैं और आगे जाकर के इस तिथि को बढ़ा करके कर दिया जाता है 6 अप्रैल। ठीक है, इनिशियली वो बात करते हैं 30 मार्च की, बट इस उपवास की तारीख को आगे 6 अप्रैल, जो भी कारण रहा हो, ऐसा हो सकता है कि तैयारी न पूरी हुई हो, कार्यकर्ता पूरे न जुटे हो, तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के क्या कर दिया गया कि उन्होंने नया डेट दे दिया 6 अप्रैल। अब अंग्रेज तो स्वागत करने के लिए तो बैठे नहीं होंगे कि भैया गांधी तुम प्रोटेस्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं टाइप से। ठीक है, तो गांधी के प्रवेश को बैन कर दिया गया कि गांधी एंटर नहीं कर सकते हैं न तो दिल्ली में और न ही पंजाब में, क्योंकि पंजाब और बंगाल, ठीक है, इनिशियल फेजेस में बंगाल से क्रांतिकारिता शुरू हुआ और बहुत जल्दी वो पंजाब में स्प्रेड आउट कर गया। तो गांधी ने क्या किया कि गांधी के प्रवेश को दिल्ली और पंजाब में रोक दिया गया कि इन दोनों जगहों पर आप क्या कर सकते हैं, एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, गांधी ने बदले में क्या किया कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए रॉलेट विरोधी सत्याग्रह सभा का निर्माण कर दिया। और ये भी ध्यान रखेंगे कि चूंकि गांधी ही अगर इस सभा का निर्माण करेंगे तो एग्जाम में पूछेंगे कि रॉलेट विरोधी सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष भाई हम निर्माण करेंगे तो हम खुद होंगे, तो दैट मीन्स कि गांधी जी जो हैं स्वयं इस रॉलेट विरोधी सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष हो जाते हैं। और कुछ लोगों का नाम जानेंगे, जैसे शंकर लाल बैंकर भी इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, यहाँ पर लिखवा नहीं रहे बट आप नोट डाउन कर लेंगे दैट शंकर लाल बैंकर was also associated with this particular your सभा। ठीक है, तो यहां तक की चीजें हुई, मतलब एक तरीके से अंग्रेजों और गांधी जी के बीच रस्साकसी चल रही थी। ठीक है, और गांधी ने भी बोल दिया कि भाई तुम हमको दिल्ली में और पंजाब में एंटर नहीं करने दोगे ना, तो दिल्ली होते हुए हम पंजाब में एंटर करेंगे। ठीक है,
तो गांधी गुजरात से निकल करके वो दिल्ली होते हुए प्लान बनाते हैं पंजाब जाने का, बट दिल्ली में ही उनको क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, दिल्ली में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एग्जाम में पूछेंगे कि कहां पर इनको गिरफ्तार किया गया, तो दिल्ली प्रवेश के समय गिरफ्तार किया गया। अच्छा, गांधी का ये जो सत्याग्रह था ना, इसका समर्थन मोर और लेस बाकी उस समय के जितने बड़े नेता थे सारे लोगों ने किया था। ठीक है कि गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा बड़ा एक मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन दो लोगों ने समर्थन नहीं किया था गांधी के सत्याग्रह का, वो भी एग्जाम में पूछते हैं। समर्थन नहीं, एक तो मुंजे साहब ने समर्थन नहीं किया, ठीक है, और एनी बेसेंट ने भी समर्थन नहीं किया। ठीक है, अब एनी बेसेंट ने क्यों नहीं समर्थन किया होगा, वो तो इतनी बड़ी राष्ट्रवादी नेता थी। ठीक है, तो देखिए जानेंगे कि हम लोग कांग्रेस में स्प्लिट कब कब मानते हैं, जानेंगे कि कांग्रेस में एक नहीं बल्कि दो मेजर स्प्लिट हुए हैं। जो पहला स्प्लिट हुआ है वो तो सूरत सबको पता है, 1907, और दूसरा स्प्लिट एक हुआ है मेजर 1918 में, और ये अधिवेशन हुआ था बंबई में। ठीक है, अब नए नए फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए सूरत 1907, रास बिहारी घोष सबको पता है। बंबई अधिवेशन जानिए, लिख लीजिए कि सेकंड स्प्लिट दूसरी बार कांग्रेस कब टूटी है, तो बंबई एनुअल सेशन ऑफ 1918। अब यहां पर क्या हुआ था इस चीज को जानेंगे, वो इनिवेशन से जुड़ी हुई कहानी है। ठीक है, अब 1919 में मार्ले मिंटो एक्ट आने वाला था। ठीक है, सॉरी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आने वाला था, मार्ले मिंटो तो 1909 का है। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को लेकर के, क्योंकि उन लोगों ने इस तरीके से डिक्लेयर किया था कि इंडियंस के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, इंडियंस को लेकर के ये सहूलियतें हम देंगे, तो कुछ जो सॉफ्ट और लिबरल नेता थे उनको लगा कि ठीक है, अंग्रेजों की बात एक बार मान करके देखते हैं। तो दो मेजर नेता कांग्रेस से निकल गए, उन्हीं में से एक एनी बेसेंट थी। ठीक है, एक एनी बेसेंट थी, और दूसरे कौन से व्यक्ति थे, 1905 के बंग भंग आंदोलन को लीड करने वाले, उसके अगेंस्ट लीड करने वाले कौन से व्यक्ति थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और जो एनी बेसेंट थे वो एक तरीके से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम को लेकर के उत्साहित थे, उनको लगा कि अंग्रेज वास्तव में हम लोगों के लिए कुछ अच्छा कर देंगे, और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के वो क्या करती हैं कि विरोध करती हैं कि अभी कोई सत्याग्रह वगैरह लॉन्च करने का जरूरत नहीं है, और दूसरे जो व्यक्ति थे वो बीएस मुंजे थे। ठीक है, अब गांधी पॉपुलर तो हो ही रखे थे, इस चीज को लेकर के राष्ट्र विरोधी एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया है, और ये प्रदर्शन इतना प्रभावी था, पहली बार 1857 के बाद ऐसा देखने को मिला ना कि केंद्र का प्रांतीय प्रशासन से संपर्क थोड़े समय के लिए टूट गया, और प्रांतीय सरकारों को केवल अपने विवेक से शासन चलाना पड़ा। तो ये सोचिए कि 1857 में हम लोगों ने जितनी तगड़ी मार मारी थी अंग्रेजों को, उतना तो नहीं लेकिन ठीक ठाक सा इस आपको प्रदर्शन का, विरोध प्रदर्शन का असर हुआ, और केंद्र का प्रांतीय प्रशासन से संपर्क तक टूट गया। ठीक है, अब इस चीज के लिए एक फैक्ट जानेंगे कि बंबई के एक गवर्नर थे, लॉर्ड, ठीक है, उनका क्या नाम था, उनका नाम था लॉयन जॉर्ज। ठीक है, अब उनका नाम था जॉर्ज। जॉर्ज, ठीक है, तो इनका क्रेडेंशियल क्या दिया जाता है कि भैया ये बंबई के स्थानीय गवर्नर थे। ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज, और इन्होंने क्या किया कि अपने सूझबूझ से कुछ समय तक वहां पे प्रशासन चलाया, बिकॉज अभी हम लोगों ने देखा कि केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच आपको अब क्या चल रहा था, संपर्क टूट गया था। टेलीग्राम सर्विसेज को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई गई थी, उस समय व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना तो था नहीं, इंटरनेट का जमाना था नहीं। तो बंबई के गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड जॉर्ज, और इनकी तारीफ की जाती है इस चीज के लिए कि जो आंदोलन था वो हिंसात्मक हो रहा था, लेकिन बहुत कुशलता से उन्होंने शासन किया, और एक तरीके से कहीं पे भी प्रोटेस्ट वगैरह होता तो वहां पर अगर आप कोई बड़ा लाठीचार्ज कर देते, वो लोगों को और इग्नाइट कर देता, लोगों को और भड़का देता, फिर 10-20 जगहों पर ऐसे ही भीषण रक्तपात होता।
तो एग्जाम में पूछते हैं कि भैया उस समय बंबई में का गवर्नर कौन सा व्यक्ति था, तो लॉर्ड जॉर्ज थे, और उन्होंने बहुत इफेक्टिवली रूल किया। उन्होंने कुशल प्रशासक की तरह ये जो हिंसात्मक होने जा रहा था आंदोलन, उसको भीषण रक्तपात से रोका। अच्छा, हिंसात्मक इसलिए होने जा रहा था बिकॉज कि आप सोच के देखिए कि गांधी नए नए देश में आए हुए हैं, उनकी आइडियोलॉजी से सारे लोग परिचित नहीं है। तो गांधी की महानता इस चीज के लिए भी है कि गांधी के पहले के जितने क्रांतिकारी और आंदोलनों का क्या मतलब होता था कि विरोधी का मार करके आपको सर फाड़ देना है, लेकिन गांधी ने बताया कि अपना सर फड़वा करके भी विरोधी के मन में अपने प्रति दया और सहानुभूति का भाव जागृत किया जा सकता है। और यही कारण है कि भैया कुछ लोग आक्रोशित हुए, लेकिन फिर भी बहुत सूझबूझ से इस गवर्नर ने काम किया, और इसीलिए एग्जाम में इनका नाम पूछते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए तो 6 अप्रैल की ये जो हड़ताल थी, ये बहुत जगहों पर आपको सफल थी। और अब हम लोग आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 6 अप्रैल की जो हड़ताल थी, जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, ये बहुत सफल रहा। ठीक है, तो सफल रहा तो इसी चीज को अब अंग्रेज इससे डर गए, और अगला जो इंपॉर्टेंट डेट आया विच वाज 9 अप्रैल। ऑब्वियस सी बात है कि 1919 की बात हो रही है, और 9 अप्रैल 1919 को क्या किया गया कि रामनवमी का जुलूस निकाला गया। अब रामनवमी के जुलूस का खासियत जानते हैं क्या था? उसको लीड करने दिया गया डॉक्टर सत्यपाल को और डॉक्टर किचलू को। डॉक्टर सत्यपाल प्लस डॉक्टर किचलू। अब ये जो दूसरा नाम देख रहे हैं वो एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, और इस रामनवमी के आपको जुलूस में मुस्लिम कम्युनिटी ने भी बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया। तो अब अंग्रेजों को लगने लगा कि जा 1909 में हम एक एक्ट लेकर के आए थे मार्लियामेंटो, जिसके कारण मुसलमानों को हम अपीस करते, उनको राष्ट्रवादी गतिविधियों से दूर कर देते, उनको हिंदुओं से लड़वा देते, और ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफ दैट, उसके ठीक उल्टा रामनवमी के जुलूस में मुस्लिम लोग भी हिंदुओं के साथ मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लीड करने हिंदू लोग भी दे रहे हैं एक मुस्लिम व्यक्ति को, डॉक्टर किचलू को। ठीक है, तो इससे अंग्रेज जो है वहां पर बहुत ज्यादा सशंकित हो गए कि 6 अप्रैल का हड़ताल जो है सो कि वो आपको सफल हुआ, 9 अप्रैल का जो रामनवमी का जुलूस है ये इतना सक्सेसफुल हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्ट्रेंथन हो रही है। और इन्हीं सारी चीजों से डर के अगला डेट जानेंगे 11 अप्रैल को मार्शल लॉ वहां पर लागू कर दिया गया। ठीक है, मार्शल लॉ मतलब क्या होता है? सैन्य आपको कानून होता है, रोड वगैरह पे अगर आप दिखेंगे तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो 11 अप्रैल को मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, और 13 अप्रैल को वैशाखी का दिन था। और हम लोगों को पता है कि सिख भाइयों के लिए ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 13 अप्रैल को वैशाखी का दिन था। बे भी लिखते हैं, वो भी लिखते हैं, वैशाखी का दिन था। इंडिया में तो सालों भर फेस्टिवल्स चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो 9 अप्रैल को हम लोगों ने रामनवमी मनाया, और 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। और अमृतसर के जलियांवाला बाग में कुछ लोग, मेला वगैरह लगा हुआ था, उसमें एकत्रित हुए, और जहां पे 10 लोग मतलब जुट जाते हैं, कुछ ना कुछ तो गपशप मारेंगे ही ना। तो अचानक से वहां पर छोटी सी एक राजनीतिक गतिविधि का संचालन किया जाने लगा, और वहां पर जो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, चूंकि मार्शल लॉ 11 अप्रैल को लगा दिया गया था, और वहां पर क्या किया गया था कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को जेल में भेज दिया गया था। और इसी चीज के अगेंस्ट 13 अप्रैल को, चूंकि वहां पर एक मेला वगैरह लगा हुआ था, उसी मेले में कुछ पब्लिक थी, कुछ क्या मतलब हजारों की संख्या में पब्लिक थी, और वहीं पर आपको क्या किया गया कि एक छोटा सा राजनीतिक विरोध वगैरह प्रकट किया जाने लगा, नेताओं की जो गिरफ्तारी हुई थी उसका विरोध किया जाने लगा। और इसी समय आपको क्या हुआ है कि अंग्रेजों ने अंधाधुंध भारतीयों के ऊपर गोली चलवा दी। अंग्रेजों का जो अपना स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से जानेंगे कि लगभग 380 लोग मरे, लेकिन वास्तविकता यह है कि 1200 प्लस लोगों की वहां पर जघन्य हत्या कर दी गई।
दिक्कत ये था कि जलियांवाला बाग जो था ना, ठीक है, एक पार्क था और पार्क में एंट्री और एग्जिट का एक ही बड़ा सा मार्ग था और उसी बड़े मार्ग को ऑक्युपाई करके अंग्रेजों ने गोलियां वगैरह चलवानी शुरू कर दी। अच्छा, छोटे 15-20 साल का जो यूथ होता है वो तो चार दीवारी फान करके भी भाग जाएगा अगर गोली वगैरह चल रही हो तो। लेकिन कोई छोटा बच्चा हुआ, कोई बुजुर्ग आदमी हुआ, कोई अगर महिला हुई तो उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि आप भी 8 फीट का आप क्या करोगे, दरवाजा आप चार दीवारी फान लोगे। तो इसी कारण मरने वालों में जो बुजुर्ग लोग थे, जो महिलाएं थी और जो छोटे बच्चे थे, वो बहुत बड़ी संख्या में शामिल थे। ठीक है, इसके कारण देश भर में एक राष्ट्रव्यापी आक्रोश भी हुआ और कुछ लोग तो मतलब गोली वोली कहीं चलता है तो लोग भागते हैं ना, तो भगदड़ में भी बहुत लोग दब करके मर गए। ठीक है, अब यहां पर एग्जाम के हिसाब से एक फैक्ट आपको जानने की जरूरत है। डायर नाम से दो लोग रहे हुए हैं। ठीक है, पंजाब का स्थानीय गवर्नर और वास्तव में जलियांवाला बाग के हत्याकांड को अंजाम देने वाला आपको वहां का जो पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देंगे एग्जाम में कि पंजाब का उस समय का जो आपको गवर्नर था उसका नाम था माइक ओ डायर। माइक ओ डायर। ठीक है, और वहीं वो दुष्ट पुलिस वाला जिसने वास्तव में इनोसेंट लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई, उसका नाम था रेक्स डायर। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि माइक ओ डायर। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो ज्यादा बड़े पदवी पर आदमी होगा वही तो माइक वाइक लेके बोलेगा ना। तो माइक ओ डायर वो व्यक्ति था जो पंजाब का गवर्नर था और रेक्स डायर वो व्यक्ति था। ठीक है, रेजिनेल्ड डायर भी इसको बोलते हैं या सिंपली इसको रेक्स डायर भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर रेजी नेल्ड डायर करके भी आए तो समझिएगा कि यही वाला डायर है, वो पुलिस ऑफिसर। ठीक है, जो वहां पर बहुत सारे लोगों की नृशंस हत्या करवाता है। ठीक है, तो इन लोगों को जिम्मेदार माना गया कि भैया यही लोग हैं, क्योंकि अगर अल्टीमेट अथॉरिटी किसकी होती है, रेल दुर्घटना होता है तो बड़े रेल अधिकारियों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और जो लाइनमैन होते हैं या जो भी वहां पे गेट कीपर होते हैं वो तो होते ही हैं। तो एक तरीके से रेक्स डायर ने वहां पर गोलियां चलवाई, लेकिन बोला गया कि माइक ओ डायर ने भी इस चीज की एक तरीके से मौन सहमति दे रखी होगी और यही कारण है कि ऊधम सिंह आगे जाकर के हत्या कर देते हैं। ठीक है, वीर ऊधम सिंह हत्या कर देते हैं। और वो हत्या किसकी करते हैं, क्या वो माइक ओ डायर की हत्या करते हैं या रेक्स डायर की हत्या करते हैं? वो बड़े वाले अधिकारी माइक ओ डायर की हत्या करते हैं। ठीक है, अभी मूवी भी आई थी एक, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से पुस्तक में ही ना वो काट करके पिस्तल छुपा करके लेकर के जाते हैं। ठीक है, दूसरा चीज ये जानेंगे कि ऊधम सिंह ने हत्या कहां पर की है। आपको माइक और डायर की हत्या इंडिया में नहीं की है, वहां पर जा करके इंग्लैंड में हत्या की है। और जब केस वगैरह चलाया गया ना ऊधम सिंह के ऊपर, तो बोला गया कि आप तो माइक ओ डायर को इंडिया में भी मार सकते थे। ठीक है, ऊधम सिंह साहब के नाम पर देखेंगे ना तो एक जिला है, वो जिला कहां पर है, उत्तराखंड में है, इन्हीं के सम्मान में। ठीक है, ये यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, तो जब मुकदमा वगैरह चल रहा था तो लोगों जज ने पूछा ऊधम सिंह से कि बाबू तुम तो इंडिया में भी मार देते, मतलब बाबू तो नहीं बोला होगा। ठीक है, लेकिन तुम इंडिया में क्यों नहीं मारे, तुम्हारा उसके किचन तक भी एक्सेस था, तुम चाहते तो इंडिया में उसको जहर दे के मार देते, चुपचाप निकल जाते, कोई तुमको पकड़ने वाला नहीं होता। इसके ऊपर ऊधम सिंह साहब ने बहुत फिटिंग रिप्लाई दिया कि तुम अंग्रेज अगर हमको हमारे देश में घुस के मार सकते हो ना, तो हम तुमको एक तरीके से मैसेज देना चाहते थे कि तुम्हारे देश में घुस के हम भी मार देंगे। ठीक है, तो इस कम्युनिटी को हम लोगों को आप इतना कायर मत समझो, अगर तुम हमारे देश में घुस करके नृशंस इनोसेंट लोगों की हत्या करोगे तो यही काम करने में हम लोग भी कैपेबल हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि गोली चलाने वाला व्यक्ति रेक्स डायर था और चलवाने वाला माइक ओ डायर था। ठीक है,
ऑफिशियली अंग्रेजों ने बोला कि 380 के आसपास लोग मरे, लेकिन एक्चुअली में 1200 से ज्यादा लोग मरे। ठीक है, अब इस इवेंट को लेकर के भारतीयों में रोष उत्पन्न होना बहुत स्वाभाविक सी चीज थी। एग्जाम में पूछते हैं कि इस इवेंट को सबसे पहले किस आपको न्यूज़पेपर ने कवर किया, तो बॉम्बे क्रॉनिकल। ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल किनका न्यूज़पेपर था, तो ये न्यूज़पेपर था ग्रेटेस्ट आपको लॉयर्स में से एक सर फिरोज शाह मेहता का। सर फिरोज शाह मेहता का। और इससे संबंधित मतलब न्यूज़पेपर के लिए फंडिंग वगैरह देते थे सर फिरोज शाह मेहता, और इस चीज को रिपोर्ट किया गया है किसके द्वारा, तो इस चीज की रिपोर्टिंग की गई है जिस रिपोर्टर के द्वारा, उनका नाम था हार्निमन। ठीक है, एग्जाम में पूछेंगे कि इस नृशंस हत्या के बारे में बाकी देश के लोगों को सबसे पहले किस न्यूज़पेपर ने बताया, तो बॉम्बे क्रॉनिकल ने बताया। किनका न्यूज़पेपर था, सर फिरोज शाह मेहता। और किसने इससे संबंधित बहुत सारे लेख लिखे, तो हार्निमन ने लिखे। अब सर फिरोज शाह मेहता कौन से व्यक्ति हैं, अभी के समय के जिस तरीके से जेठमलानी हो गए, कपिल सिब्बल साहब हो गए, जिनको बड़े लॉयर्स में से गिना जाता है। ठीक है, अब तो जेठमलानी साहब नहीं रहे, तो जिस तरीके से कपिल सिब्बल साहब एक एक हियरिंग का वो करोड़ों में फी लेते हैं, उसी तरीके से उस समय के इंडिया के दो बड़े लॉयर्स थे। एक तो सर फिरोज शाह मेहता थे, मतलब लॉयर तो बड़े बहुत से लोग थे, लेकिन सर फिरोज शाह मेहता और नेहरू जी के पिताजी, ये दोनों लोग बड़े लॉयर थे। फिरोज शाह मेहता के बारे में महात्मा गांधी अपने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में लिखते हैं ना, कि कोई भी लॉयर के लिए उस समय देश में आदर्श थे फिरोज शाह मेहता, और जब हम पहली बार उनके सामने गए तो हम कुछ बोल ही नहीं पाए। ठीक है, तो गाना है ना जगजीत सिंह साहब का कि सोचा था ये कहेंगे, सोचा था वो कहेंगे, आए मगर जब वो सामने तो कुछ भी ना कह सके हम। ठीक है, तो फिरोज शाह मेहता के वो डाई हार्ट फैन थे। दूसरा चीज ये कि वो लिखते हैं अपने किताब में कि फिरोज शाह मेहता जब कोर्ट में जिरह करते थे ना, तो डर के मारे छत का जो प्लास्टर वगैरह भी है ना, मतलब वो भी झर झर के नीचे गिरता था। तो अच्छा है कि यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग प्रेजेंट नहीं है, नहीं तो हमको नहीं पता है कि मेरा जो छत है वो कितना मजबूत होगा। अगर यहाँ पे प्लस्टर गिरा तो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से अच्छा नहीं होगा। ठीक है, बहरहाल जोक्स अपार्ट, कभी कभी मतलब लाइटर नोट पे भी चीजों को सीखना चाहिए। सर फिरोज शाह मेहता, ठीक है, गांधी जी ने अपने बुक में मेंशन भी किया हुआ है, बॉम्बे क्रॉनिकल ने इस घटना के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त गांधी जी के एक और मित्र थे, ठीक है, एंड्यूज। एंड्यूज ने बोला, ठीक है, दीनबंधु एंड्यूज उनको बोलते हैं, एंड्रूज ने बोला कि जानबूझ करके की गई, जानबूझ करके की गई ये क्रूर हत्याकांड है। ठीक है, क्रूर हत्याकांड है, ये किसका स्टेटमेंट है, तो एंड्रूज साहब का है। ठीक है, वहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट का क्या स्टेटमेंट था, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स वहां पर है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। ठीक है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस इवेंट को ग्लोरीफाई किया गया। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो ये दोनों डायर्स की नृशंस हत्या, मतलब इन लोगों ने जिस हत्याकांड को अंजाम दिया, इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। और वहां का एक न्यूज़पेपर है, इसका नाम भी नोट डाउन करेंगे, मॉर्निंग पोस्ट। मॉर्निंग पोस्ट इसको निवारक हत्या बोलता है, प्रिवेंटिव किलिंग। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में जानेंगे कि भैया हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने या मॉर्निंग पोस्ट ने क्या किया कि भैया डायर्स लोगों को डिफेंड किया, और ऐसा ही कुछ स्टैंड आगे जाकर के इस घटना की जांच के लिए एक आयोग बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हंटर आयोग। तो हंटर आयोग ने भी मॉर्निंग पोस्ट के ही इसी स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया, सेम स्टेटमेंट बोला कि भैया ये जो हत्या है ये निवारक हत्या है, प्रिवेंटिव किलिंग है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन आप लोगों ने सुना होगा, निवारक गिरफ्तारी, मतलब चुनाव होने वाले हैं और इलाके का कोई गुंडा बदमाश आदमी है, तो उसको अगर आप गिरफ्तार कर लेंगे तो शायद आप ठीक ठाक तरीके से चुनावों का संचालन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो बंगाल में इलेक्शन हुए इसके पहले ऐसे ही बहुत सारे लोगों का प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया। ठीक है, तो अंग्रेजों का स्टैंड था कि नहीं बाबू, अगर इन 400 लोगों को हम नहीं मारते, मरे तो खैर 1200 से ज्यादा भारतीय लोग शहीद हुए थे, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि इन 400 लोगों को अगर नहीं मारे होते ना,
इन्हीं लोगों को मार करके डर बैठ गया तो कोई और मेजर इवेंट नहीं हुआ, तो हजार अब इवेंट होता, लोग आंदोलन करते, उसमें वो लोग कुछ हिंसक कार्रवाई करते, इंडियंस दुष्टपना दिखाते, और हम लोग प्यारे इनोसेंट मासूम से जो अंग्रेज हैं वो सेल्फ डिफेंस में बहुत सारे लोगों की हत्या कर देते, वो संख्या हजारों में होती, लाखों में होती। तो एक तरीके से लाखों लोगों को बचा लिया गया इन 380 लोगों को मार करके, ठीक है। तो इस चीज को भी जानेंगे कि इस घटना की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया, तो हंटर आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग ने क्या किया, क्या जिम्मेदार ठहराया डायर को, जिम्मेदार नहीं ठहराया, प्रिवेंटिव किलिंग बताया, निवारक हत्या बताया, और न्याय संगत बताया कि हाँ काले इंडियंस को अगर हम लोगों ने मार भी दिया ना तो कोई ऐसा बुरी चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि हंटर आयोग दो रहे हुए हैं, ठीक है। एक तो 1882 हम लोगों ने देखा हुआ है, वो शिक्षा से संबंधित था। और ये जो हंटर आयोग है, या प्राय इसको हंटर समिति कहा जाता है। कमीशन और कमिटी में एक छोटा सा अंतर ये होता है ना कि अगर कोई काम बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, कोई बड़ा इशू होता है, तो उसको हम लोग आयोग नाम दे देते हैं, और अगर उस कोई छोटे मोटे इश्यूज होते हैं तो उसको हंटर समिति बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में कभी हंटर आयोग या कभी हंटर समिति भी लिखा हुआ आएगा। तो एक हंटर आयोग 1882 शिक्षा से संबंधित, एक 1919 जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए बनाया गया था। और ये भी जानेंगे कि ये दोनों जो मतलब आयोगों का नाम किसके नाम पर होता है, जो अध्यक्ष होते हैं। तो जो हंटर था ना, ये एक ही व्यक्ति था जो 1882 में शिक्षा के ऊपर आपको अनुशंसाएं देता है, और डायर के कृत्यों की जांच करने वाला भी यही व्यक्ति था, ठीक है। तो अंग्रेजों का हम लोगों ने स्टैंड देखा, मॉर्निंग पोस्ट का देखा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का देखा, हंटर आयोग का देखा। अब कांग्रेस या बाकी भारतीयों का स्टैंड क्या था, इसको देखते हैं, ठीक है। कांग्रेस ने इसकी निंदा की और अपने हिसाब से एक जांच समिति बनाई, और उस जांच समिति के अध्यक्ष बना दिए गए मदन मोहन मालवीय साहेब, ठीक है। किनको अध्यक्ष बना दिया गया, तो मदन मोहन मालवीय साहेब को बना दिया गया, ठीक है। साथ साथ इस आयोग के अन्य सदस्यों में से कौन से व्यक्ति थे, तो महात्मा गांधी खुद थे, इनके साथ साथ गांधी जी के साथ साथ नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, पहले हम केवल नेहरू लिखने वाले थे, लेकिन फिर सोचे कि तब आप लोग ये ना समझ जाए कि वो जवाहरलाल नेहरू साहब है, ठीक है। और साथ में सीआर दास, ठीक है। तो एग्जाम में पूछते हैं कि कांग्रेस ने जो जलियांवाला बाग की जांच समिति बनाई, उसके अध्यक्ष कौन, मदन मोहन मालवीय, और कौन से लोग सम्मिलित थे, तो महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, ठीक है। और इंडियंस ने क्या किया होगा, तो जो सर रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, रविंद्र नाथ टैगोर, वो क्या करते हैं, अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर देते हैं। नाइटहुड एग्जाम में आए या सर की उपाधि भी आए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। वो ब्रिटेन की महारानी ये ग्रांट करती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग किस तौर पर जानते हैं, तो पहले ऐसे एशियन जो नोबेल जीतते हैं, किस चीज के लिए जीतते हैं, तो गीतांजलि के लिए जीतते हैं, ठीक है। इनकी राइटिंग है गीतांजलि। तो ये क्या करते हैं कि ये आपको अपने सर की उपाधि लौटा देते हैं, और वहीं पर वायसरॉय की कार्यकारिणी, वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें एक भारतीय सदस्य थे जो रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। क्या नाम था उनका, शंकरन, ठीक है। पूरा नाम देखेंगे तो शंकरन नायर, ठीक है। शंकरन नायर क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं कि तुम दूसरे लोगों के साथ रहेंगे तो हम पे भी लांछन लगेगा। अभी केसरी मूवी आई थी ना, केसरी चैप्टर 2, वो अक्षय कुमार साहब की, उसमें भी देखेंगे तो शंकरन नायर को दिखाया गया है, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, सर की उपाधि वापस करते हैं, जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उससे शंकरन नायर इस्तीफा दे देते हैं, और ये क्या करते हैं, खुद आपको जलियांवाला बाग में इंडियंस को रिप्रेजेंट करने का भी काम करते हैं, ठीक है।
तो इतनी चीजें थी जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित, मतलब इतनी ही चीजें तो नहीं थी जिन इंडियंस का इसमें जान गया उसको तो कभी भी आप उस लॉस को भर नहीं सकते हैं, बट फैक्चुअली मोर और लेस इतनी ही चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। हम अक्सर ना chess.com पे कभी कभी चेस वगैरह खेलते हैं, उसमें बाहर के लोग भी चेस वगैरह खेलते हैं, और कभी भी कोई यूनाइटेड किंगडम का बंदा वहां पर झंडे वगैरह का नाम आपको दिख जाएगा, झंडा दिख जाएगा, उससे यू कुड गेस कि भाई ये यूनाइटेड किंगडम का है। तो कभी कभी ऐसे ही बात करते हैं उन लोगों से तो उनको कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, ना जलियांवाला बाग ना कुछ। और आज के समय में ये लोग दुनिया भर में बोलते हैं कि भैया मिडिल ईस्ट में टेररिज्म फैल रहा है, और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं ये लोग हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, फलाना एंड ढिमकाना, और मिडिल ईस्ट इतना बुरा है। तो तुम्हारे बाप दादाओं ने क्या किया हुआ है, तुमको सिलेबस में बताया तक नहीं जाता है कि तुम्हारे बाप दादा इंडिया में आए और उन्होंने 1200-1500 लोगों की नृशंस हत्या की, और अभी के समय में डेमोक्रेटिक वैल्यू और फलाना ढिमकाना और रेशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्परामेंट सिखाने के लिए आप आगे चले आते हो, और ह्यूमन राइट्स सिखाने के लिए आगे चले आते हो। तो ये वेस्ट का सारा ढकोसला है। देखते ही है ना कि जब ये लोग ग्रो करते हैं तो ये लोग पूंजीवाद का नारा देते हैं, कैपिटलिज्म का नारा देते हैं, और जब इनकी हालत खराब होती है, जब बाकी देश इनसे आगे निकलने लगते हैं, तो ट्रम्प का नारा चेंज हो जाता है, अमेरिका फर्स्ट। वो सोपा पीपा कानून लेकर के आया हुआ था, इसके पहले वाला वो जो बराक ओबामा था, ठीक है। तो जब तक मतलब जो आइडियोलॉजी जिस समय इन लोगों को शूट करती है उस समय पे ये क्या करते हैं कि उस चीजों को वैसे ही देखते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें थी वहां, हम लोगों ने इतनी ही चीजें जानी, इसको देखेंगे। कुछ मुस्लिम्स ने भी बहुत बढ़ चढ़ के रॉलेट एक्ट का विरोध किया, उनका नाम जानेंगे, ठीक है। एक तो अंसारी साहब ने किया हुआ था, उनका नाम जानेंगे, और दूसरा हकीम अजमल खान ने किया हुआ है, ठीक है। तो मुस्लिम कम्युनिटी में किस किस लोगों ने किया हुआ है, तो आपको अंसारी और दूसरे हकीम अजमल खान, ठीक है। एक और फैक्ट जानेंगे, 1918 में ना मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन होता है, और वहां पर महात्मा गांधी को भारत के दलेर शेर की संज्ञा दी जाती है। भारत का दलेर शेर या भारत का सबसे साहसी व्यक्ति, इस तरीके से आए तो भारत का दलेर शेर कहा जाता है। और ये संज्ञा दी किसके द्वारा गई है, तो अब्दुल बारी के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो क्या विशेष हुआ था मुस्लिम लीग के दिल्ली सम्मेलन में, तो महात्मा गांधी को भारत का दिलेर शेर कहा था, और कहने वाले व्यक्ति कौन से हैं, उनका नाम पूछ देते हैं, अब्दुल बारी, ठीक है। अगले वाले फैक्ट की तरफ आते हैं कि इसी प्रोसेस में और क्या क्या हुआ है। तो गांधी जी को कुछ कुछ एडवाइस मिली, ठीक है। उन एडवाइस को गांधी जी ने इनिशियली नहीं माना, लेकिन बाद में उन्होंने इन सारी चीजों को अपनी रणनीति का एक पार्ट बनाया, और इसीलिए एग्जाम में पूछते हैं कि गांधी जी को यह सुझाव सबसे पहली बार किसने दिया कि राष्ट्रव्यापी एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जिसमें हम भारतीय लोग अंग्रेजों को लगान न अदा करें। लगान न देने का सुझाव किसने दिया गांधी जी को, तो ये सुझाव दिया गया है आर्य समाज से आने वाले स्वामी श्रद्धानंद ने, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। हम लोगों ने देखा हुआ है गुरुकुल कांगड़ी वगैरह में क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है। तो आर्य समाज के स्वामी जो श्रद्धानंद थे, उन्होंने गांधी जी को बोला कि लगान वगान मत दीजिए अंग्रेजों को, आप ऐसा आपकी अपील जारी करिए, लेकिन गांधी जी ने इनिशियली इसको नहीं स्वीकार किया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा कि स्वराज या गाय या हिंदी की एडवोकेसी सबसे पहली बार किसने किया है, आर्य समाज ने किया है, कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ठीक है। स्वराज के कॉन्सेप्ट को देने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन से हैं, दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है। और इन्हीं आइडियाज को गांधी आगे जाकर के अपनी कार्यविधियों में सम्मिलित करते हैं। बहरहाल इनका जो इनिशियल एडवाइस था लगान न देने का, इसको गांधी नहीं मानते हैं, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट देखिए, इस आदमी का नाम हशरत मोहानी, ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि हशरत मोहानी साहब ने क्या किया। तो बाइकॉट का जो कॉन्सेप्ट है इसको हशरत मोहानी साहब ने, कि अंग्रेजों का बाइकॉट करिए, ठीक है। ये एडवाइस सबसे पहली बार गांधी को किसने दिया, तो हशरत मोहानी ने दिया। बॉयकॉट, बहिष्कार,
और इन दोनों एडवाइस को गांधी जी ने इनिशियली नहीं माना, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने अपने नाम से इन दोनों चीजों को कॉपी पेस्ट करके लगा दिया कि ये दोनों मेरी चीजें हैं। हाउएवर, लगान नहीं देना, ये एडवाइस सबसे पहली बार स्वामी सदानंद और हर्षद मोहानी वो व्यक्ति हैं जो सर्वप्रथम गांधी को सलाह देते हैं कि हम लोगों को अंग्रेजों का हर फ्रंट पे बहिष्कार करना होगा, बॉयकॉट करना होगा, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया गया। हर्षद मोहानी केवल भारतीय इतिहास में नहीं पढ़े जाते हैं। आप लोगों ने वो बहुत अच्छे वाले ये शायर थे, आप लोगों ने गाना सुना होगा, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। किसके द्वारा लिखा गया है? हर्षद मोहानी साहब के द्वारा। तो न सिर्फ ये राष्ट्रवादी नेता थे, बल्कि एक अच्छे शायर भी थे। ठीक है, आप इनको गूगल सर्च करेंगे तो और भी तमाम इन्होंने अच्छी चीजों को लिख रखा है। ठीक है, तो ये तो गांधी जी से संबंधित चीजें हो गई। और इस देश में क्या हो रहा था? इस देश में और ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता को और स्ट्रेंथन करने के लिए आपको मुस्लिम समाज ने क्या बोला ना, कि आर्य समाज से आने वाले श्रद्धानंद साहेब को बोला कि जामा मस्जिद से आप हम लोगों को एड्रेस करिए। ठीक है, तो जो स्वामी श्रद्धानंद है, इनको जामा मस्जिद पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। ठीक है, ये फैक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछ देते हैं कि भैया इसी समय पे क्या हो रहा था कि जामा मस्जिद पे इनवाइट किया गया, और वो भी आर्य समाज, जो हम लोगों ने देखा हुआ है कि इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन के कारण बहुत सारे कन्वर्टेड जो मुस्लिम्स थे वो वापस हिंदू धर्म में वापस आ पाए, दे वेर री एडमिटेड। तो कुछ कटुता तो रही होगी ना, बट इन सारी छोटी चीजों को बुला करके मुस्लिम नेताओं ने स्वामी आपको श्रद्धानंद को इन्वाइट किया कि आप आ करके आर्य समाज, आज समाजी होने के बावजूद जामा मस्जिद से आप बहुत हम लोगों को एक एड्रेस करिए, हम लोगों का मार्गदर्शन करिए। ठीक है, वहीं सिख कम्युनिटी ने क्या किया कि गोल्डन टेम्पल की जो चाबी है वो दे दी डॉक्टर किचलू को। किसको दे दी? डॉक्टर किचलू को दे दी। अब सिख कम्युनिटी का आप इतिहास देखेंगे ना, तो सिखों के बहुत सारे सिख गुरु जो हमारे रहे हुए हैं, उनकी नृशंस हत्या किसके द्वारा की गई? मुगलों के द्वारा की गई। ठीक है, जहांगीर वगैरह की कहानी देखिए, उसके बाद औरंगजेब वगैरह की कहानी देखिए। तो मुस्लिम कम्युनिटी में भी तो कोई मान सकता है ना कि मुगल इज इक्विवेलेंट टू मुस्लिम। ठीक है, एक तरीके से ये भी कोई दिमाग में बैठा सकता है कि भाई मुस्लिमों ने हत्या की, लेकिन इंडिया में इतना ट्रस्ट हो गया था उस समय, लोग छोटी छोटी चीजों को ये करके क्या बात कर रहे थे कि डॉक्टर किचलू, एक मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले व्यक्ति को भी हम स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंप सकते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी पर। और सिंबॉलिकली ही सौंपा गया होगा, बिकॉज जहां तक हमको पता है स्वर्ण मंदिर के जो चारों गेट हैं वो चार हमेशा खुले होते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि ईश्वर का दरवाजा हर समय हर व्यक्ति के लिए खुला रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था ना कि इसी जनरल डायर को क्या किया गया है कि उस समय का जो गुरुद्वारों का प्रबंधन करने वाली समिति थी, वो एक तरीके से शरोपा सम्मान का चोला प्रदान करती है, जिसके अगेंस्ट जो आम सिख लोग थे उनके मन में ये रोष उत्पन्न हुआ कि यही अंग्रेज हम इंडियंस को मार रहे हैं, और यहाँ का जो महंत वर्ग है, जो पुजारी वर्ग है, वो ऐसे दुष्ट इंडियंस, ऐसे दुष्ट अंग्रेजों को क्या कर रहा है? सम्मानित कर रहा है। ठीक है, और तभी क्या हुआ है कि शिरोमणि आपको जो इन लोगों का सर्वोच्च संस्था है सिख धर्म के प्रबंधन के लिए, SGPC, इसका गठन किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक की चीजें हम लोगों ने देखी। मुस्लिम कम्युनिटी में भी बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता इसी दौर में उभर करके आते हैं, जैसे अली बंधु होते हैं, ठीक है, हसन इमाम हो गए, हकीम अजमल खान साहब का नाम हम लोगों ने देखा, मौलाना आजाद हो गए, या जफर अली खान हो गए। ठीक है, मौलाना आजाद साहब का जन्म हुआ है मक्का वगैरह के आसपास। ठीक है, और इनिशियली ये क्रांतिकारियों से संबंधित भी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, बाद में ये कांग्रेस वगैरह में शामिल होते हैं। कांग्रेस के बहुत यंग आपको ये प्रेसिडेंट थे, और सर्वाधिक समय तक आपको कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि 1940 से लेकर के 45 के मध्य अंग्रेजों ने आपको कांग्रेस का एनुअल सेशन ही ऑर्गेनाइज होने नहीं दिया, और 1940 में जो रामगढ़ सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता चूंकि मौलाना आजाद ने की, तो 1945 तक मान लिया गया कि यही आदमी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इतनी चीजें थी।
अगला फिर क्या होता है कि, और हम लोगों ने देखा हुआ कि 1916 में जो लखनऊ सम्मेलन होता है उसमें मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ समझौता करता है। दोनों लोग एक जॉइंट डिमांड प्रस्तुत करते हैं अंग्रेजों के समकक्ष, विच वाज स्वराज। 1916 के समय में ही तिलक साहब का ये नारा प्रभावी हो रहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के रहूंगा। ठीक है, तो एक तरीके से 1916 का ये जो लखनऊ पैक्ट है ना, इसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी स्ट्रेंथन किया था, और किस तरीके से इसको खिलाफत आंदोलन में इस्तेमाल में लाया गया, इन सारी चीजों को भी हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे एक इसका एग्जांपल देखेंगे तो 1919 में जो मुस्लिम लीग का आपको अमृतसर अधिवेशन हुआ, इस चीज को दिखाने के लिए कि हम लोग सिख भाइयों के साथ खड़े हैं। क्योंकि पंजाब में ये घटना हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि सिख कम्युनिटी के ज्यादा लोग मरे होंगे। तो अमृतसर में मुस्लिम लीग का एक एनुअल सेशन हुआ है, और वहां से ये डिक्लेयर किया गया कि ईद के समय पर गो हत्या बैन होगी। ठीक है, गौ हत्या करना किसी भी मुस्लिम के लिए अच्छा नहीं है, इसको कभी भी मारना नहीं चाहिए, बिकॉज हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोगों के लिए गाय बहुत पूजनीय होती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि नवरात्रि के समय में हो सकता है कि कोई हिंदू व्यक्ति एक बार को नॉनवेज खाना खा ले, बट सिख कम्युनिटी से आप नहीं देखेंगे कि कोई सा भी व्यक्ति, वो हमसे आपसे ज्यादा भक्ति भाव, ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो 1919 के लीग के अमृतसर अधिवेशन में ईद के अवसर पर जो गो हत्या है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, तो यहां तक की चीजें हम लोगों ने देखी। अब फिर अभी आप एमसीक्यू एक बार लगाइए, और उसके बाद थोड़ी देर में हम लोग मिलते हैं। 15 मिनट में 15 एमसीक्यू लगाइए, और फिर उसमें कट ऑफ मार्क्स वही होगा 15 में 12 वगैरह स्कोर करिए। 12 इज अ गुड नंबर।